गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी पीटी फैक्ट एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए पीटी फैक्ट क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे, नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट के पूछे जाते हैं आपसे, उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आपको अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए www.yuktiis.in है, लॉगिन कर सकते हैं और हमारे सारे फैसिलिटी को देख सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। 9 PM में हम क्लास से अपडेट कर रहे हैं, डेली अब लाइव क्लासेज होता है, तो सभी लोग इसका भाग लीजिए। इस पर आइए, रात को 9 PM पॉलिटी की चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दुबई में 47 बार लॉगिन हुआ है महुआ का अकाउंट, और ये बातें बोली जा रही हैं। समिति के समक्ष कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। जो संसदीय अकाउंट जो है, उनका संसदीय अकाउंट जो है मोत्रा जी का, वो 47 बार दुबई में लॉगिन किया गया। इससे पहले महुआ मोत्रे का जो मामला था, मैंने स्पष्ट भी किया था, ऑपरेशन दुर्योधन की चर्चा किया था 2 दिन पहले के लेक्चर में, आप जाकर देख लीजिएगा। और इसके की पॉइंट भी आपको अपडेट कराए गए हैं। आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो पैकेज है युक्ति आईएएस के ऐप पर, उस पर आपको अवेलेबल कराया गया है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या मामला था, ठीक है ना। तो जो कारोबारी, इनका कहना है मोत्रे जी का कि जो उनके मित्र हैं हीरानंदानी, ठीक है ना, और मित्र हैं, और विवाद में जो भी चीज़ें बताई जा रही है निरर्थक है। करीबी दोस्त हैं, लंबे समय के साथ उनके साथ ये दोस्ती है। तो मोहिता जी का विवाद सामने आने पर ये स्वीकार उनके द्वारा किया, अपना लॉगिन विवरण उन्होंने हीरानंदानी के साथ साझा किया था। अब मामला यह बनता है कि बस सोच के देखिएगा, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हम और आप क्या किसी अकाउंट की जानकारी किसी ऐसे दोस्त को देते हैं जो हमारे करीबी रहता है, और ख़ासकर करीबी रहता है वैसे मामले का जो सोशल मीडिया अकाउंट हो। बहुत ही रेयर मामला आपको देखने को मिलेगा, न के बराबर देखने को मिलेगा। पर आप एक संसद है, आप एक आम आदमी नहीं है, आप एक सांसद हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और मुझे नहीं लगता है कि यह तर्क कहीं युक्ति युक्त माना जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर आप पर, अगर मान लीजिए, और भी दूसरे दरवाजे से, दूसरे तरीके से आप पर एलिगेशन लगाए जा सकते हैं कि कोई व्यक्ति, एक सांसद है, वो अपने अकाउंट को अपने मित्र को जो अनऑथराइज्ड है उसे कैसे दे सकता है। फिर इन पर दूसरे एंगल से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनको थोड़ा सा कुछ पुख्ता सबूत रखने पड़ेंगे संसदीय समिति के पास, नहीं तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। देखिए, आपने जो किया है अगर वो सही है तो सही तरीके से आप मानिए, उसे गिल्ट फील कीजिए, और आप उसके लिए कम से कम आपको सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। नहीं तो फिर जब संसदीय समिति सभी जांच करेगी, जांच एजेंसियां सभी जांच करेगी, तो उसके बाद अगर मामला सामने आएगा और आप उसमें उसमें पाए जाते हैं, 100% आपकी उत्तरदायी उसमें देखने को मिलेगी, तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर बस यही है, आपने अगर किया है इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया, इससे भी पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। पहले भी दुर्योधन, ऑपरेशन दुर्योधन में ये मामला सामने आया था, 10 लोगों को हटाया गया, सांसदों को। तो ध्यान रखिएगा आप क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। अब उसके बाद अगर आप इस प्रकार के चार्जेस बोलिएगा तो सोच के देखिए, क्या कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड है जो सांसद के अकाउंट को चला सकता है? अगर यह मामला सामने आया तो फिर तो सांसदों पर बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। किन किन सांसदों ने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने किस ऐसे लोगों को अपने अकाउंट दिए हैं? अब इसके साथ ही जितने भी ट्विटर अकाउंट है, सोशल अकाउंट है, उस पर भी निगरानी शुरू हो जाएगी, उस पर
खोजबीन करना शुरू हो जाएगा कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति कैसे आपके अकाउंट को चला सकता है। जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप अपने सांसद हैं, आप आपकी संपदा जितनी भी संसद द्वारा दी जा रही है, विशेषाधिकार आपको दिया जा रहा है, उसके प्रतिभागी आप है ना, कि दूसरा कोई और व्यक्ति बन जाएगा, जिसमें आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी आता है, आपका जो भी ईमेल और ऑथराइड जो आपका ऑथराइड जो एलिगेशन आपका पार्ट होता है वो भी आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले समय में इसी आधार पर मोहिता जी को फिर बाद में घेरा जाएगा जब ये चीज़ें सामने आएंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब दूसरी बात है कि आचार संहिता के दोहरे रूप को मापदंड बताया मोहिता जी के द्वारा, ये बातें बोली जा रही है, दोहरा मापदंड। तो बात देखिए यहाँ क्या है कि मापदंड दोहरे हो सकते हैं, माना जा सकता है। आप अपने मापदंड को तय कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे देश इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में सबसे डिमेरिट्स यह है कि चोर चोरी करता है और उस पर सीना चोरी भी करता है। चोर चोरी भी करेगा और सीना चोरी भी करेगा। नैतिक पतन तो सारे लोगों का हो ही चुका है, नैतिक पतन। नहीं तो कल लोग स्वयं यही बोलते हैं कि हम कल आप भ्रष्टाचार के मामले में जुड़े हुए, और आज वो स्वयं को सबसे बड़ा संत बताने की कोशिश करते हैं। आप पर एलिगेशन लगाया गया है, एलिगेशन के संदर्भ में आप अपने पुख्ता सबूत रखिए ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब क्या किया जा रहा है आचार संहिता के द्वारा, कौन से रुख अपनाए जा रहे हैं, उसके लिए सक्षम प्रक्रिया है, आप उसका फॉलोअप कीजिए। आगे हम बात करेंगे। चलिए, चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनिंदा गुमनामी और गोपनीयता, सुप्रीम कोर्ट की बात यह की गई है, मामला चल रहा है, सुनवाई हो रही है, संविधान पीठ बैठी हुई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना के साथ समस्या यह है कि इसमें चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता की प्रावधान को लागू किया गया, क्योंकि विवरण भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, जितनी एजेंसियाँ हैं कानून प्रवर्तन की, जैसे सीबीआई हो, ईडी हो, और यह क्या होगा, उसके हासिल कर सकता है इस प्रकार से मामलों में जब भी वो जांच होगा। पर एक आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ, आप संविधान पीठ 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो संविधान पीठ कहलाएगा। यह केंद्र की ओर से दलील रखकर सॉलिसिटर जनरल जो है एससी तुषार मेहता, योजना के साथ समस्या तब होगी जब यह राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करेगा। उनका मानना है, तुषार मेहता का यह कहना कि जब यह राजनीतिक दलों को समान अवसर नहीं देगा तब यह मामला ज़्यादा असरदार हो जाएगा, यह योजना, न कि यह कि हम सूचनाएं दें आम लोगों को। तो मामला यह समझने का प्रयास कर भी चल रहा है, चर्चा परिचर्चा कर रहा है, इस पर पहले मैंने चर्चा भी किया आप लोगों से है। तो योजना का उद्देश्य पूरी तरह प्रशंसनीय हो सकता है, न्यायालय का यह मानना, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में वैध धन लाने के प्रयास के लिए इसमें संपूर्ण जानकारी का प्रावधान होना चाहिए। न्यायालय अभी वर्तमान में यह बातें कर रहा है कि आप जो योजना लाए हैं वो बेहतर हो सकता है, ठीक है ना, वो एक दृष्टि से बेहतर हो सकता है, पर इसे और भी पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है, पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ, सीधा सा अर्थ है, जिसमें जनता के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इस पार्टी में जनता किस तरीके से, जो भी इसके दान करता है उनकी जानकारी उनको प्राप्त होनी चाहिए। कहने का अर्थ यही है, पारदर्शी व्यवहारिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब यहाँ योजना के तहत चुनावी बॉन्ड को एसबीआई के कुछ अधिकृत शाखाओं में जारी या खरीदा जा सकता है। तो मामला कल भी सुनवाई होगा। तो चलिए हम लोग कुछ वेट करेंगे, अभी वेट एंड वॉच करेंगे, मामला बस देखते चलिएगा। अक्टूबर में देखिए, अब तक अक्टूबर का दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2023, जो अक्टूबर आज बीता है, नवंबर चल रहा है, उसमें 1,72,003 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया है। वैसे ही आपको उससे पहले साल अप्रैल में है, इसी साल अप्रैल में आपको 1.7 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी संग्रह किया गया। तो यह दूसरा सर्वाधिक है, उससे पहले अप्रैल में हो चुका है। जीएसटी संग्रह के मामले में भी आप लोगों को आंकड़े मैंने पहले भी बताया है कि आंकड़े आपको लिख लेना है, जाके वहाँ उस आंकड़े में अपडेट कर लीजिएगा ताकि आपका पीटी फैक्ट चीज़ें कवर हो जाए। अब पैरा एथलीटों ने 111 पदक जीता है, तो जिसमें ध्यान रखिएगा। अब 14 में यह पैरा ओलंपिक जो थे 3 गुना ज़्यादा पदक जीते हैं। 2014 में इनकी 15वां स्थान था, वर्तमान में आपको 5वां स्थान है सूची में। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसे देख लेना है आप लोगों को, आगे बढ़ना है, ज़्यादा नहीं
जो देखना है पीटी फैक्ट को पीटी फैक्ट के तरीके से आगे देखते हुए आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, भारत बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा जो अखाउड़ा रेल लिंक 3 परियोजनाओं पर शुरू की गई है। कल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह उद्घाटन किया गया। यह आपके द्विपक्षीय संबंधों में आपको आएगा। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में जब आप लिखिए तो इसके हालिया समसामयिक घटनाएं क्या घटी है उस मुद्दे में जाके लिख सकते हैं, और पीटी फैक्ट के तौर पर तो ये प्रश्न आएगा ही। तो इसे देखिएगा, यहाँ बातें परिचर्चा क्या की जा रही है। तो देखिए, अगरतला अर्थात त्रिपुरा जो राज्य है उसकी राजधानी अगरतला, और बांग्लादेश के आला उड़ा जो सीमा पार्ट है। तो ध्यान रखिए त्रिपुरा कहाँ है, सबसे निचला पार्ट है। त्रिपुरा से आपको आवू खड़ा, ध्यान रखिएगा। सीमा पर रेल लिंक की 3 परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मंगोला पोर्ट रेलवे लाइन एक शामिल है। और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर पावर जो थर्मल पावर है उसका भी उद्घाटन उसके यूनिट 2 को किया गया है। तो ये भी आपको जानकारी है। सबका साथ सबका विकास जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये बात की है। भारत विकास की दिशा में बांग्लादेश सबसे बड़ा भागीदार बन गया है। पिछले 9 सालों में बांग्लादेश भारत के 10 अरब डॉलर की सहायता की है। 9 सालों में दोनों देशों में व्यापार 3 गुना बढ़ा है। 12.25 किलोमीटर लंबी अखाउड़ा त्रिपुरा जो सीमा पार रेल लिंक है उसका उद्घाटन ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये सब बातें की गई है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप इसे देख लीजिएगा, संग्रह कर लीजिएगा। अब है कि पंजाब के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पूर्व 2 विधेयक की स्वीकृति दे दी। इस पर मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस किया था। तो देखिए न्यायपालिका यही है, ठीक है ना। न्यायपालिका की भूमिका यही है कि जो संबद्ध संस्थाएं हैं अर्थात कार्यपालिका और विधायिका अगर अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका जा सकता है, उसके लिए उसके संदर्भ में बातें कर सकता है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। न्यायपालिका में अपनी बातों को रखने मात्र से विधायिका के जो संबद्ध व्यक्ति है अर्थात राज्य विधायिका की बात हो रही है तो राज्यपाल उसके संदर्भ में डिसीजन लेते, नहीं तो क्या होगा, बहुत से संवैधानिक प्रश्नों को किया जाएगा। तो हो सकता है संवैधानिक प्रश्नों में आपके पुराने जो अधिकार है उसको भी कम किया जा सकता है, ये भी चीज़ें हो जाती है ना। तो इसलिए मैं आपको कभी ये कॉन्सेप्ट बताया था, याद हो अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हो, को आपके अधिकार तब तक ही पूर्ण विचार में सुरक्षित है जब तक यह न्यायालय में नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कोई आपके अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, आपके और भी कोई अधिकार है, वो चले आ रहे हैं, मान लीजिए कोई चले आ रहे हैं, उसका पूर्ण विचार नहीं हुआ है, कारण उसके पीछे कि यह मामला न्यायालय में नहीं गया है। पर न्यायालय में जैसे ही जाता है तो वहाँ व्यक्ति 2 तरीके के, न्यायालय 2 तरीके से आपको उसकी समीक्षा करेगा। क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, या मौलिक अधिकारों को और भी उन्नत करता है। इस आधार पर दूसरा, इसमें राज्य का दायित्व क्या बन सकता है। इसी 2 मामले से वो क्या करेगा, पूरा आपके अधिकारों का समीक्षा करेगा। जब यह आम लोगों के लिए यह लागू किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए भी जो निर्धारित प्रक्रिया है, उनके जो विशेषाधिकार है उसकी समीक्षा करता है। और यह समसामयिक राज्य का दायित्व क्या है वर्तमान संदर्भ में, ये भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो न्यायपालिका इस प्रकार से अपनी भूमिका निर्वहन करती है किसी भी समसामयिक मुद्दे को सुलझाने के लिए। तो अब यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल जो पुनः अब न्यायालय में बात गई ही, अभी उस पर सुनवाई होनी ही वाली थी कि पहले ही 2 को स्वीकृति दे दी। अब मान लीजिए पंजाब के पक्ष से जो बातें की जाएगी मुख्यमंत्री के पक्ष की तरफ से, तो बातें खारिज हो जाएंगी। देखिए मैंने तो पहले ही कर दिया। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपका विशेषाधिकार आपका शस्त्र हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका विशेषाधिकार राज्य के जनता के सर्वांगीण विकास के लिए बाधक भी बन सकता है। अब कोई विधेयक था, मान लीजिए कोई विधेयक, आपको 5 विधेयक का लिस्ट था जो आपको लग रहा था कि इस पर पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए। आपको मैंने बताया भी इनके अधिकार, विशेषाधिकार क्या है किसी विधेयक के संदर्भ में लास्ट वीडियो में। तो आप उसी क्षेत्राधिकार के अंदर त्वरित क्या करना है, त्वरित तरीके से उसका निष्पादन कर देना है। और संबद्ध जो विधायिका के कार्य है, जो मंत्रिपरिषद को भेज देना है, वो अपना कार्य करेगी।
तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपको समयबद्धता को समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि समयबद्धता अनिश्चित नहीं है विशेषाधिकार में, पर आपको स्वयं से निर्धारित करना होगा हमारा राज्य के लिए, क्योंकि राज्य का प्रमुख तो आप ही हो संवैधानिक तरीके से। और तो आपको ये तय करना होगा कि हमारे जनता के लिए कितने त्वरित तरीके से किसी परियोजना का संपादन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ऐप पर बहुत सी चीज़ें दी जा रही है, उसका लाभ लीजिए। हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क में आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज दिया जाता है, जिसमें आपको की पॉइंट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। टेस्ट लिया जाता है, इसका टेस्ट प्रत्येक संडे को टेस्ट लिया जाता है, तो आप टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं और आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए भारतीय कूटनीति की परीक्षा का समय, इस 2 दिन पहले के पेपर में मैंने इस संदर्भ में परिचर्चा किया था कि मामला यह है, उसी संदर्भ के आसपास चीज़ें बातें की गई है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, आप पेपर को जूम आउट कर लीजिएगा और चीज़ों को देख लीजिएगा। मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसे देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। कि बातें यहाँ की गई है जो मैं उसकी चर्चा कर दूंगा, कुल मिलाकर क्या बातें की गई है। बातें यह कही गई हैं, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए मामला क्या है इसे समझिएगा कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को क्या रुख अपनाने चाहिए, हम कैसे विश्व नेतृत्व के दहलीज पर खड़े और हम उन अवसरों को खो देते हैं जहाँ पर हम नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बात है कि जॉर्डन के पहल पर प्रस्ताव लाया गया था जिसमें 120 देशों ने मतदान किया। अमेरिका इससे बाहर हो जाता है, विरोध कर देता है, 15 देश इसके विरोध करते हैं, जबकि 44 देश क्या करता है, मतदान देता ही नहीं है और भारत भी इसमें शामिल है। बात यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोट यही दर्शाते हैं कि गाजा के पक्ष में समर्थन केवल अरब जगत या मुस्लिम देशों में ही नहीं है, इससे इतर बाहर जाकर अन्य देशों में भी है, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत से देश शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमास ने जो किया, यही चीज़ मैं शुरू से बोल रहा था, पहले दिन से ही बोल रहा था कि आप हमास के कृत्यों का विरोध कीजिए, ठीक है ना। फिलिस्तीन की जनता का अधिकार जो है वो संवैधानिक तरीके से उसे मिलना चाहिए, उसे वार्तालाप के माध्यम से ही किया जा सकता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसको लाया जा सकता है, उसके लिए संग्रह किया जा सकता है। हमास जो किया वो किसी भी तरीके से उसके लिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कितना भी आप उसके लिए क्या नहीं है, सहयोगी क्यों ना बने। हमास ने जो हमला किया उसमें 1400 लोग मारे गए थे, तो ये 1400 जो लोग थे वो भी निर्दोष थे। और मैं यही बात लगातार बोल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया था। मैं उन 1400 लोगों के साथ हूँ। अगर कोई आतंकी संगठन 1400 लोगों को मार रहा है केवल इस आधार पर कि हमें अपने मुल्क में चाहिए क्या, अधिकार चाहिए, तो ऐसे ही हम भी अगर मान लीजिए चाहे हम के बॉर्डर पर अक्साई चीन हम हथियाए हुए हैं, पाक अधिकृत कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता है, चीन अपना करता है, पाकिस्तान अपना पीओके में करता है, तो क्या हम इसी अधिकार क्षेत्र से क्या हम भी बमबारी कर दें और निर्दोष लोगों को मार दें चीन पर, इधर पाकिस्तान पर। सोच के देखिएगा इन सब चीज़ों को धरातलीय स्तर पर तो नहीं कर सकते। जब यहाँ हम वार्तालाप टेबल की चर्चा कर रहे हैं तो इन लोगों को भी वार्तालाप टेबल की आवश्यकता होगी। पर यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे ही यह मामला होता है और 229 लोगों को बंधक बना लिया है, फिर हमास ने जो नहीं करना था मानवाधिकार हनन किया, महिलाओं को नंगा किया और भी बहुत सी चीज़ें, किसी की पेट को फाड़ कर उसके बच्चे को निकाल कर मारा, तो ये सब जो मानवीय कृत्य था, कोई भी देश इससे क्या होगा, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। और उसमें केवल शासन प्रशासन ही नहीं साथ आएगा, उसकी जनता भी साथ आ जाएगी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बात कही कि हिटलर के समय हुए यहूदियों नरसंहार के बाद यहूदियों पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला माना जाता है। गलत थोड़ी है। उस नरसंहार में 60 लाख यहूदी मारे गए थे जो हिटलर नरसंहार कर रहा था। इस संदर्भ को समझिए, कोशिश कीजिएगा। यहूदियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें एक क्षेत्र विशेष में बसाया गया। अब वो अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। विवाद है फिलिस्तीन और क्या कहते हैं,
इजराइल के बीच, न कि हमास के बीच। तो हमास एक आतंकी संगठन के तौर पर अपने अधिकार है। और मैंने कुछ बोला था, वर्तमान समय में फ़िलिस्तीन का अर्थ हमास को समझिएगा, हमास का अर्थ फ़िलिस्तीन को समझिएगा। जैसे कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के संदर्भ में था, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। पर जब आप सोच के देखिए, तालिबान कभी आम जनता को, तालिबान जो अमेरिका है, अमेरिका और जो है क्या, तालिबान आकर अमेरिकी लोगों को मार रहा था जब वो युद्ध कर रहा था। उससे पहले जो टावर पर गिराए गए वो अलग चीज़ें थी। क्या युद्ध के दौरान यह चीज़ें हुई थी कभी? सोच के देखिए, जब अमेरिका बदला ले रहा था अपने लोगों का अफगानिस्तान में, तो क्या तालिबान ने कभी जाकर अमेरिकी क्षेत्रों में जाकर हमला किया था? नहीं किया था। वो अमेरिकी सेना से अफगानिस्तान भूक्षेत्र पर ही लड़ रहा था। इसलिए उसके कार्य को जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ, वो अपने अधिकार क्षेत्रों को लेने के लिए एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से आम लोगों को उसमें क्षति नहीं पहुंच रही। पर ये हमास ने जो किया, ये कहीं किसी भी दृष्टि से यह सही नहीं था। इस मामले को समझिए। दूसरा कि जब यह मामला उठा तो इजराइल हमास को सफाई का संकल्प ले लिया, सफाया ही करके छोड़ेंगे। और असल में सरकार का ही नहीं बल्कि अधिकांश इजरायलियों का भी एक निश्चित लक्ष्य बना लिया गया है। प्रधानमंत्री जो नेतृत्व में आपातकालीन साझा सरकार को गठित कर दिया गया था, उसके बाद ये सब चीज़ें चल रही थी। इस्लामी जगत में जो उकसाने वाली जो संभावित प्रतिक्रियाओं के बावजूद इजराइल हमास को समाप्त करने का संकल्पबद्ध है। इस जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। हमास के जो लड़ाइयाँ हो रही फ़िलिस्तीन की ओर से, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुहिम अमेरिका के पूरा समर्थन इसमें है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यहीं पे एकजुटता के संदर्भ में बातें उभर कर सामने आ रही है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां चेतावनी दे रही है, गाजा के लोगों को भीषण मानवीय आपदा से जूझ रहे हैं, बिजली पानी दवाएं नहीं हैं, सीमित बची हुई हैं। तो यहाँ पर बातें सब उभर कर सामने, सपोर्ट की बात हो रही है, जहाँ पर चीज़ें हो रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है, तो भारत का स्टैंड क्या है, इसे जरूर लेना होगा। अब यहाँ देखिए, सभी जगह इसका विभाजन देखने को मिल रहा, मत विभाजन, जिसमें केवल यूरोपीय संघ ही नहीं बल्कि उत्तर दक्षिण अमेरिकी संगठन भी फिलिस्तीन के साथ जा रहे हैं। उनके संदर्भ में अफ्रीकी संघ, आसियान के देश भी जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी तक भी दिख रहे हैं। प्रस्ताव के मतदान भारत की अनुपस्थिति, नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के पक्ष में मतदान कर दिया। तो ये सब मामले समझिएगा कि मत भिन्नता हो रहा है। तो भारत जब विश्व गुरु बनने की बात करता है, सक्षम नेतृत्व की बात करता है, तो आपको स्पष्ट क्रियल क्रिस्टल आपको पक्ष और विपक्ष में होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, इस तरह आप न्यूट्रल होंगे तो लगातार देखा जाता है, यूक्रेन के मामले में भी आप न्यूट्रल हो गए, वर्तमान में भी न्यूट्रल हो गए, अन्य मामलों में न्यूट्रल थे, तो आप कहीं कमज़ोर नेतृत्व वाले देश न साबित हो जाए। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। जैसे अमेरिका या कोई भी देश है जो वर्ल्ड नेतृत्व कर रहा है, वो अपना स्पष्ट रुख रखे हुए है ना, या तो हम सपोर्ट में रहेंगे या तो विरोध में रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें हर चीज़ें हम अपना क्या करेंगे, हित ही देखेंगे। आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन सही है, फिलिस्तीन में हमास के द्वारा किया जा रहा विरोध सही है, या इजराइल के द्वारा किया जा रहा विरोध सही है? आपको एक क्लियर क्लस्ट आपको जाना होगा, इस तरफ या इस तरफ। नेतृत्व के मामले में जब वोटिंग होती है और जब आप सहयोग करते हैं, अलग मैटर है। सहयोग कर रहे हैं और इसमें वोट मांगा जा रहा है, किस लिए? कि दो आम नागरिकों पर अत्याचार है, उसके लिए मांगा जा रहा है। तो इन सभी संदर्भों को आपको स्पष्ट करना होगा और आपको नेतृत्वकारी भूमिका में आना होगा। यही बातें की गई है। अब नीचे हम आएंगे, कार्बन व्यापार में पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है। इसे आप लोग जरूर अच्छे से देखिए। और यह एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कार्बन में कार्बन जो बाजार है, जिसे हम कार्बन सिंक भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, कार्बन क्रेडिट भी बोलते हैं, अलग नामों से हम इसका उपयोग करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को संरक्षित कैसे करता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण के मामले में। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम हॉल में या ज़रूर इससे पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों ओरिएंट की चीज़ें आएंगी। देखिए, जीवाश्म और खनिज संपदा की तैयारी में लाखों वर्ष लगते हैं। प्रकृति से मिलने वाले इन बेशकीमती उपहारों बदले धरती को कार्बन उत्सर्जन और तापमान के बेतहाशा वृद्धि। तो आपको ध्यान है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से लगातार हम क्या करते हैं,
ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, अलग अलग तरीके से होती है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करती है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, गिरते पिघलते ग्लेशियर, विलुप्त होती प्रजातियां भयावह स्थिति पैदा करती है। ऐसी स्थिति निपटने के लिए दुनिया ने और भर के सरकारें और कंपनियां शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पर काम कर रहा है। जीरो जो नेट कार्बन जो उत्सर्जन लक्ष्य है उस पर काम कर रही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है। यूएन क्या रखा है, 2050 तक हमें शून्य कार्बन हो जाना है। तो अन्य देश भी कुछ कुछ रखे, जैसे मालदीव 2030 तक रखा है, फिनलैंड 2035 तक रखा है, जर्मनी 2045, चीन 2060 तक और भारत 2070 तक रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में आपको चीज़ें समझनी होगी कि 2050 तक जो है यूएनएससी के जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो देश है वो 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर लेंगे, और अन्य राष्ट्र इतने वर्षों तक लक्ष्य रखे हैं कि हमारे कार्बन उत्सर्जन हो जाएंगे। मामला यहाँ यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि उत्सर्जन के लाभ जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट फंड जो कंपनियां हैं वो भी अपना लक्ष्य निर्धारित की है। रिलायंस इंडस्ट्री 2035 तक, अमेजन 2040 तक, ब्रिटेन तेल की कंपनी सेल है वो 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना चाहती है। इस तरह मिट्टी, वन और आर्द्र भूमि में ग्रवे, कार्बन सिंक इत्यादि के माध्यम से हम यह कार्य कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, कार्बन सिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1970 से अब तक 35% आर्द्र भूमि समाप्त हो चुकी है, 54% मैंग्रोव वन विलुप्त हो चुके हैं। एक आंकड़ा यह भी है। और ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन में कटौती संभव है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन कर भी अहम जरिया बना। अहम मुद्दा, कार्बन टैक्स लगाया गया जिसके माध्यम से कुछ नियंत्रित किया जा सके। कुल मिलाकर सभी का मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण में हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो गैस के तौर पर जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन को कम करने के जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल भी रखा गया, न्यू रखा गया, जो 1997 में था, और ये 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट खरीदने बिकने की। कार्बन क्रेडिट अर्थात कहने का मतलब है कि कोई देश अपने कार्बन की बचत कर रहा है, जितना वो बचत करेगा उसको यह क्रेडिट मिलेगा, वो किसी को उस देश को बेच सकता है जो अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन कर सके। तो इससे कार्बन की प्रत्येक देश में होड़ मचेगी पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो आप देखते हैं ये कॉन्सेप्ट आने के बाद बहुत से राष्ट्रों में पेड़ पौधे लगाने का नया कॉन्सेप्ट आया और वृद्धि भी हुई है। भारत उसमें अपना अच्छा योगदान भी दे रहा है, जिससे मूल रूप से क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। कार्बन उत्सर्जन में पिछड़ रहे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। या वही है कि आप अगर मान लीजिए ये राष्ट्र 100 टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, कार्बन क्रेडिट क्या करता है, कार्बन क्रेडिट का बैलेंस बना रहा है, और कोई राष्ट्र जो सबसे बी राष्ट्र है और वो कम कर रहा है, 20 ही टन किया है, तो ये अपना शेष इसे बेचकर उसके एवज में वो पैसे भी लेगा और उसे दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात है कि कोई राष्ट्र इसको अपना आय का जरिया भी बना सकता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं वातावरण क्रिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। जरूरी नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र इसके द्वारा किया जाएगा। अब यह समझने का जब यह सभी राष्ट्र द्वारा स्वयं से किया जाने लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। अब कार्बन उत्सर्जन को लेकर सिर्फ विकसित देशों में जवाबदेही तय नहीं होना क्योटो प्रोटोकॉल का एक सबसे बड़ा क्या माना गया, सबसे बड़ा विरोधाभास था। 2030 जो 30% जो कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार अमेरिका इस पर हस्ताक्षर किया ही नहीं क्योटो प्रोटोकॉल पर, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूरी जोर यूरोप पर आ गया। यूरोप भी क्यों करा दो रहा ये सब चीज़ें लेकर आया, वो भी बेहतर तरीके से नहीं कार्बन उत्सर्जन के तकनीक को अपना रहा है। हाँ, बातें सभी करें कि हम लक्ष्य को पूरा करेंगे, पर लक्ष्य के प्रति बढ़ते कदम, पिछले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हम लोग चर्चा किए थे, यथास्थिति क्या है सभी देशों का, उसका PDF आप लोगों को की पॉइंट ऐप पर अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब 2008 की आर्थिक मंदी, जलवायु न्याय इस अभियान के तहत नामक एक
नाकाम कर दिया गया। ये सब बातें हुई। प्रतिबद्धता, कार्बन कटौती में हम प्रतिबद्धता कैसे बेहतर करेंगे, इसके लिए बार बार बातें होती है। 2015 में पेरिस समझौता क्या होता है, कार्बन बाजार के नियमन दायरे में लेकर आता है। और पेरिस समझौते दो देशों के बीच कार्बन क्रेडिट के नियमन करता है। सरकारों की मंजूरी के बाद दो देशों के निकायों के बीच कार्बन क्रेडिट करता है। तो अर्थात कार्बन क्रेडिट यह है कॉर्पोरेट फुटप्रिंट रिडक्शन अकाउंट में उपयोग किया जाता है कि किस देश के पास कार्बन क्रेडिट कितना अधिक बचा हुआ है और वो अपना बाजार कर सकते हैं। इससे डीकार्बनाइजेशन भी उपयोगी होता है। संसार नीति बनाने में उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। ये सब बातें होती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम भारत में क्या कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति देखिएगा, स्वैच्छिक स्तर पर भारत कार्बन साख कारोबार को 2005 में ही जारी कर दिया था। 2015 में बात चल रही थी, भारत पहले 2005 से ही चर्चा कर रहा है। इस अनुमान मुताबिक 10 करोड़ कार्बन क्रेडिट बनाने के करीब है भारत। और नियामकीय व्यवस्थाएं विकसित की जा रही है। भारत में 28 जून 2023 को अर्थात इसी वर्ष केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना 2023 को अधिसूचित किया है। ध्यान रखिएगा, किस एक्ट के तहत, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत उसे कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना 2023। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसे करके जाइए एग्जाम हॉल में, जिसमें देश की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका नियामक बनाया गया है। ऊर्जा दक्षता BEE जिसे हम लोग बोलते हैं। इस अधिसूचना के मुताबिक भारतीय कार्बन बाजार के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित करेगी। यह समिति भारतीय कार्बन बाजार को संस्थागत रूप से देने के लिए कार्बन सत्यापन अभिकरणों का क्या करेगी, मान्यता देने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी देगी, प्रक्रिया को भी परिभाषित करेगी। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया में कार्बन क्रेडिट की रजिस्ट्रियां जमा होंगी। कुल मिलाकर हो गई यह नियामकीय संस्था, जो भी भारत में कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट को अपनाता है, वो संस्था हो व्यक्ति हो, वो क्या करेगा, उसको इसके बदले में निगरानी करेगा। इससे संबंध जो भी कार्य गतिविधि उसे पूरा करेगा। इससे भारत में क्या होगा, कार्बन क्रेडिट का क्षेत्र बढ़ेगा, कार्बन स्टार्टअप क्षेत्र कारोबार बढ़ेगा। इके जो बहुत सी कंपनी इनके आई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है, कार्बन कार्बन स्टार्टअप कंपनी है, उसके भी मुताबिक कार्बन क्रेडिट के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रभाव मौद्रिक शकल देने का एक व्यवस्था है, जिसमें बातें की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने पर्यावरण सुरक्षा रक्षण के लिए। तो बहुत से विकल्प अपनाए गए, जिसमें हम शून्य कार्बन जीरो नेट की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, कार्बन इकोसिस्टम की बात करते हैं, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, सभी चीज़ें बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, मूल उद्देश्य यही है कि हम बढ़ते पर्यावरण को कम करने के लिए सक्षम गतिविधि क्या लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए यह लेख आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा और यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, VVI श्रेणी में आप लोग इसे रखिएगा, ठीक है ना। इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, GST संग्रह की बातें जो मैं ऊपर बोला, यही बातें यहाँ लिखी गई, इसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज़ें यहाँ पर एक बार और PT फैक्ट 2 गो है। एक PT फैक्ट यहाँ पर है, ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज़ जो विजेता बनी भारत में नंदिनी दास, तो उनका एक संदर्भ देख लीजिएगा। और दूसरा, WHO का दक्षिण पूर्व जो निदेशक हैं, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के निदेशक बनी साइमा वाजेद, बांग्लादेश के PM के शेख हसीना की बेटी हैं, वो बनती हैं आपको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ साइमा जावेद विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस दक्षिण पूर्व एशिया के अगले क्षेत्रीय निदेशक नामित किया गया। इस पद के लिए WHO के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शंभू प्रसाद आचार्य ने उम्मीदवार थे जो भारत की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें नेपाल नामित किया था। और इससे पहले भारत, देखिए, नई दिल्ली में बुधवार को हुए मतदान में बांग्लादेश, भूटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, मालदीव ने भाग लिया था। पाकिस्तान भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा आपको PT फैक्ट देखना है। और क्वेश्चन में बताइए WHO क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है, भारतीय इसमें कौन कब इसमें शामिल हुए हैं, तो इसे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, ये सब PT फैक्ट के तौर पर बताइएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।